Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और ये जो वीडियो है ये उसी सीरीज का तसलसल है जिसके अंदर हम एनएडी के बायोलॉजी के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज एक एनएडी एग्जाम के अंदर बायोलॉजी पोर्शन में जो जो क्वेश्चंस आए उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मौजूद है वो क्वेश्चन ये कहता है इनसर्कल द मिसमैच। आपने मिसमैच यानी कि जो चीज सही से मैच नहीं हुई हुई उसको आपने इनसर्कल करना है, सेलेक्ट करना है। तो कह रहा है कोल्ड कोल्ड राइनो वायरस। यस, अगर मैं बात करूं कॉमन कोल्ड की तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से हो सकता है, तो ये तो मिसमैच नहीं है। फिर आता है ऑप्शन बी में येलो फीवर। देखो येलो फीवर जो है ना ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है? ये वायरस की वजह से होता है और इस वायरस का ताल्लुक फ्लेविविरिडी फैमिली से होता है जो येलो फीवर करवाता है। तो इसका मतलब है मिसमैच तो यही था, ठीक है? बट आगे भी पढ़ लेते। कह रहा है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। ये वायरस की वजह से होता है, बिल्कुल वायरस की वजह से हो सकता है। एंटेरो वायरस करवा सकता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस करवा सकता है, वर्सेला जोस्टर वायरस करवा सकता है, ये सब करवा सकता है। ऑप्शन डी में कह रहे हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। यस, माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस की जो एक क्लासिकल एग्जांपल है वो पैरामेक्सो वायरस है और इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं तो वो मीजल्स एंड मम्स होती है, ठीक है? मीजल्स और मम्स का ताल्लुक, मीजल्स एंड मम्स वायरस का ताल्लुक पैरामेक्सो वायरस फैमिली से है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये भी ठीक है। रेबीज डॉग बाइट से फैलता है, बिल्कुल ठीक है। डॉग बैट कैट बाइट से नॉर्मली फैल रहा होता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। सवाल में आपसे कह रहा है वेयर डू लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर। देखो, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक को आप कहते हो लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन, ठीक है? अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर लेट सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इस तरह से स्टैक लाइक अरेंजमेंट होती है एंड दे आर कॉल्ड द थाइलाकॉइड, ठीक है? बहुत सारे मिलते हैं तो ग्राना कहलाते हैं। इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, जो पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करता है और लाइट को ट्रैप करके कन्वर्ट करता है एटीपी और NADPH2 में। इसे ही लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो जहां क्लोरोफिल होगा वहीं लाइट रिएक्शन होगा। इसका मतलब है ये होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहां पे आपने लिख दिया ये क्या होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जबकि इस लाइट रिएक्शन में जो कुछ बना एटीपी NADPH2 उसको इस्तेमाल करता है बाहर ये जो फ्लूइड पोर्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा इस्तेमाल करता है और ये स्ट्रोमा इसको इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन के जरिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब है आपका जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। तो यही आपसे पूछ रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इन द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? नॉर्मली आपकी जो सरफेस के ऊपर लेयर होती है उसमें कुछ सेल्स होते हैं, वो इस तरीके से किडनी शेप स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल। ये जो ओपनिंग है ना स्टोमेटा कहलाती है। तो यहाँ पे तो ये इनकरेक्ट हो रहा है। कह रहा है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। यस, दिस इज द राइट आंसर, यही तो हमने कहा था। साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल अगेन इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सवाल में आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन इन अ सेल वॉल। सेल वॉल के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज जो है वो इनकरेक्टली पेयर्ड हुई है? देखो, मैग्नीशियम की बात करता हूं। मैग्नीशियम इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर मिलती है पोरफायरिन रिंग, ठीक है? पोरफायरिन रिंग। और ये जो पोरफायरिन रिंग है ना, इस पोरफायरिन रिंग का जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये बात सही है। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। यस, नाइट्रोजन आपको प्रोटीन के अंदर मिल रहा होता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप है, तो ये बात भी ठीक है। फॉस्फोरस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब है पोटासियम, पोटासियम इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, दिस इज इनकरेक्टली पेयर्ड। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है।
क्वेश्चन में कह रहा है द डिप्लॉयड ह्यूमन क्रोमोसोम सेट हैज, ठीक है। अब अगर मैं डिप्लॉयड सेल की बात करूं, पहले तो सेल दो तरह के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक सेल वो होता है जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉर्मल बॉडी सेल होता है, एंड दे आर कॉल्ड द सोमैटिक सेल, ठीक है। दूसरी तरह के जो सेल्स होते हैं ना, वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द जर्म सेल्स, ठीक है। अब नॉर्मली जो सोमैटिक सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है, और जो जर्म सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब ये डिप्लॉयड हैप्लॉइड का क्या चक्कर है, देखो होता क्या है, लेट सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम, ये 46 क्रोमोसोम अकेले अकेले नहीं होते, बल्कि ये पेयर की फॉर्म में होता है। लेट सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये इन्होंने पेयर बना लिया, तो दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस पेयर, ठीक है। अब होता क्या है, इन 46 क्रोमोसोम के बनते हैं 23 पेयर। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, कितने पेयर बन गए, 23 पेयर्स बन गए। इन 23 पेयर्स में से एक पेयर ही ऐसा होता है जो सिर्फ सेक्स डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन कर रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड दे आर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। भाई मेल के केस में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मेल होगा तो वहां पे सेक्स क्रोमोसोम XY होगा, और फीमेल होगी तो XX। ह्यूमन के केस की बात कह रहा हूं। बाकी बचे 22 पेयर। ये 22 पेयर, इनका सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कोई काम नहीं होता, इन्हें आप ऑटोजोम्स कहते हो, ठीक है। ऑटोजोम्स का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम मिल रहा है और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मिल रहा है नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। इन द केस ऑफ मेल आपको ये XY मिलेगा और फीमेल में XX मिलेगा। तो कह रहा है 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यही तो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में कह रहा है 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम एंड XY क्रोमोसोम, ये मेल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मेल लिखता तो ये होता, बिल्कुल गलत हो गया। 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम एंड XX क्रोमोसोम, ये फीमेल की बात करता तो ये करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। हैप्लॉइड सोमैटिक सेल एंड डिप्लॉइड जर्मिनल सेल, ये उल्टी बात कह रहा है। देखो जर्म सेल हैप्लॉइड होते हैं नॉर्मली, और सोमैटिक सेल डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे इसने उल्टा कह दिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डिप्लॉइड सोमैटिक एंड जर्म सेल, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, दोनों डिप्लॉइड नहीं होते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है एन RH नेगेटिव वुमन इज मैरिड टू एन RH पॉजिटिव whose फादर was also RH नेगेटिव। अब सुनना कहानी, डाटा में आपको क्या दे रहा है, देखो डाटा में आपको ये दे रहा है कि खातून है, और उन खातून का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव का मतलब ये है कि वो है होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि RH नेगेटिव हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन के अंदर खुद को शो करता है। अब इनकी शादी हुई है एक मर्द से, और मर्द का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है मर्द जो है वो RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव जो है ना, वो दो हो सकता है, या तो कैपिटल D होगा, या कैपिटल D स्मॉल d होगा, ठीक है। ये दो ही सिचुएशन पॉसिबल। अब इसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि फादर जो है वो RH नेगेटिव थे। फादर RH नेगेटिव थे तो उनका भी जीनोटाइप कुछ ये होगा, तो जाहिर सी बात है एक अलील तो फादर से आया जरूर होगा, तो इसका मतलब है एक स्मॉल d तो होगा। और वो खुद कैसा है बंदा, RH पॉजिटिव है, एक कैपिटल D होना भी बनता था, तो उसका जीनोटाइप ये हो गया। अब कह रहे हैं व्हाट आर द चांसेस दैट देयर चाइल्ड विल बी इफेक्टेड, क्या चांसेस हैं कि इसका बच्चा RH नेगेटिव होगा। तो आप सिंपली क्रॉस बना लो, यहां पे रखो स्मॉल d, यहां पे रखो कैपिटल D स्मॉल d, यहां पे आपने लिखा कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, स्मॉल d स्मॉल d एंड स्मॉल d स्मॉल d। अगर आप इसको प्रोबेबिलिटीज की निकालोगे तो देखो चार में से दो जो है वो RH नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि 50% बच्चे कैसे होंगे, RH नेगेटिव होने के चांसेस है। तो करेक्ट आंसर आपका 50% ही हो जाता है। आगे बढ़ते, सवाल में आपसे कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा ब्रेन का पार्ट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए सेरिबेलम। सेरिबेलम नॉर्मली आपका मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जबकि सेरिब्रम आपकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस जो है ना, ये कहलाता है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर को सेट करता है, थर्मोस्टेट का काम करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसका मतलब है हाइपोथैलेमस ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि मेड्यूला नॉर्मली वाइटल फंक्शंस जो होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, इन सारी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल आउट कर रहा होता है। तो अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिजीज ऑफ। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखो एथेरोस्क्लेरोसिस इज नथिंग बट लेट सपोज दिस इज द नॉर्मल आर्टरी की वॉल, ठीक है।
अब ये आर्टरी का ल्यूमेन है, होगा क्या, इस आर्टरी की वॉल के अंदर इस तरीके से प्लैक फॉर्मेशन हो जाएगी, और प्लैक फॉर्मेशन की वजह से पहले जितना ब्लड जा रहा था, अब जाहिर सी बात है ल्यूमेन कम हो गया है तो कम ब्लड जाएगा। अब जब कम ब्लड जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये किसका डिजीज है, ये आर्टीरियल वॉल का डिजीज है, इम्यून सिस्टम का नहीं है, वेंट्रल वॉल का नहीं है, और लंग्स का नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल में आपसे कह रहे हैं इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर वुड बी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको ही समझना होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या। एक बहुत सिंपल सी चीज है इसके अंदर, लेट सपोज सी है, ठीक है, ओके, सी है, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद इसमें सॉल्यूशन बनाया मैंने, यानी कि सॉल्यूट ऐड किया। अब मैंने कितना सॉल्यूट ऐड किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सुनते जाना इसको। मैंने इसके अंदर पहले तो सेल डाला और सेल के बराबर सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी कि जितना सॉल्यूट बाहर सॉल्यूशन के अंदर है उतना ही सॉल्यूट सेल के अंदर। तो जब दोनों की सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बराबर हो गई तो इसे मैं कहता हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हो आइसोटोनिक। अब जब सॉल्यूट कंसेंट्रेशन बराबर हो गई तो वाटर पोटेंशियल भी दोनों तरफ का बराबर होगा, तो ना तो वाटर अंदर आएगा ना वाटर बाहर जाएगा, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो, क्यों, क्योंकि कोई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन में फर्क नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बट ऑप्शन बी में कह रहा है नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। सेल में पानी कब आएगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं सेल के अंदर क्या करूं, अगर मैं बाहर ऐसा सॉल्यूशन बना लूं जिसका सॉल्यूट कम हो, वाटर ज्यादा हो, किसके मुकाबले में, सेल के मुकाबले में, तो अल्टीमेटली वाटर ज्यादा बाहर है, अंदर आने की कोशिश करेगा और ये सेल स्वेल करता रहेगा, बर्स्ट भी कर सकता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है नेक्स्ट मूवमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, ये उल्टा देखने को मिलेगा। ये वाला सॉल्यूशन कौन सा था, हाइपोटोनिक, क्योंकि सॉल्यूट कम है इसमें। अब जब ये वाली बात कर रहा है आउट ऑफ द सेल तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बर्स्टिंग ऑफ द सेल नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती, ये इनकरेक्ट हो गई, यानी कि ये आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो देखने को मिल सकता है बट ये वैसे नहीं देखने को मिलेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते, कह रहे द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन द सिंगल जीन और जीन पेयर इज रेफर्ड टू एज। अगर एक जीन के अंदर मसला आ रहा है तो ऐसे डिजीज को आप कहते हो यूनिफैक्टोरियल। यूनी का मतलब होता है एक, फैक्टोरियल मतलब एक फैक्टर की वजह से। अगर एक से ज्यादा जीन पेयर की वजह से मसला आ रहा है या इन्वायरमेंटल फैक्टर में प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीफैक्टोरियल। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21, जिसमें 21 क्रोमोसोम पे बजाय एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होने के 3 मौजूद होते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम इज 22 ऑटोसोम और एक्स नॉट कंडीशन, 22 पेयर ऑटोसोम और एक्स नॉट, यानी कि एक एक्स तो मिल रहा है बट उसके साथ कोई और एक्स या वाई नहीं मिल रहा। दिस इज द टर्नर सिंड्रोम कंडीशन। अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सवाल में आपसे कह रहे हैं फंजाई हुज ग्रोथ इज फेवर्ड बाय फायर। देखो फायर को कहा जाता है पायरो, ठीक है, और फंजाई की बात हो रही है, पायरो जो वो फंजाई जो नॉर्मली फायर की वजह से ग्रो करते हैं, तो पायरो कहते हैं आप फायर को, फिलस कहते हैं लविंग, तो फायर लविंग, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, पायरो फिलस, ठीक है। बाकी प्रोफिलस, फिलस और प्री फाइलस ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। अच्छा, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट वो कॉम्पोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग होते हैं। इकोसिस्टम में ना 2 तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिविंग की बात करें, अगर बायोटिक पूछता है तो यहाँ पे नॉन लिविंग की बात करें, अगर बायोटिक पूछता है तो लिविंग होता। अब देखो ऑप्शन ए में कह रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर तो नॉन लिविंग होते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है एडाफिक फैक्टर, एडाफिक का मतलब होता है सॉइल रिलेटेड फैक्टर, जैसे सॉइल टाइप हो गई, सॉइल का मॉइस्चर हो गया, पीएच हो गया, ये वाले फैक्टर्स भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक का मतलब होता है हम फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं उस जगह के, जैसे कितनी एलिवेशन है, कितनी स्लोप है, ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा एबायोटिक नहीं है, यानी कि आपने बायोटिक बताना है। तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन नॉर्मली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं नॉर्मली आपको फोटोसिंथेसिस करते हुए मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये लिविंग है, तो ये बायोटिक फैक्टर का पार्ट हो गए, बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट हो गया, और यही आपका आंसर भी हो गया। सवाल में कह रहा है द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज है जिसमें ये मिसनूमर है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसा नहीं कि रात में बंदा अंधा हो जाता है, नहीं, उसको डार्क कंडीशन के अंदर दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी सूरज की रोशनी से एक अंधेरे कमरे के अंदर जाते हो, कुछ मिनट आपको नहीं दिखता, फिर आपको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन एक शख्स जो नाइट ब्लाइंड है उसको नहीं दिखेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आई के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द विटामिन ए। अब ये जो विटामिन ए है ना, ये लाइट के अंदर रात में इस अंधेरे में देखने के काम आता है। तो इसका मतलब है ए इज द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से अगर मैं B1 की बात करूं तो बेरी बेरी होता है, B3 की बात करूं तो पेलेग्रा होता है, ठीक है, B9 की वजह से, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। जबकि अगर मैं विटामिन सी की कमी से बात करूं तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। पहले तो कंडेंसेशन पर समझना जरूरी है। लेट सपोज ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल में एक तरफ लगा था H, एक तरफ लगा था OH, ये एक और मॉलिक्यूल था, इधर लगा हुआ था H, इधर लगा हुआ था OH। अब इन दोनों को मैंने मिलाना है। तो भाई जिंदगी का उसूल है कि जहां दो लोग मिलना चाहते हैं तो पहले वो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ते और पुराने बॉन्ड को तोड़ने के बाद नए बॉन्ड की तलाश में लगते हैं। कुदरत का उसूल है। तो अब होगा क्या, ये दोनों कहेंगे कि भाई हम अपना पुराना बॉन्ड तोड़ते हैं, ये वाला कहेगा कि भाई मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं OH के साथ, और इसने OH को अलविदा कह दिया। जबकि ये वाला कहेगा कि मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं H के साथ। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये दोनों मिल गए। इन दोनों ने कहा अच्छा मौका है, बॉन्ड टूट गए, जिंदगी का उसूल है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो नए बॉन्ड बनते हैं। अब ये इन दोनों के दरमियान नया बॉन्ड बन गया। अब सवाल ये होता है कि सर वो H और OH कहाँ गया? तो उन्होंने कहा भाई इन्होंने हमें धोखा दिया, आओ हम अपना बॉन्ड भी बना लेते हैं। तो जिंदगी इसी का नाम है, इन्होंने मिलकर वाटर बना लिया। अब ये देखो, दो मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया और वाटर रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब इसका जो उल्टा होता है ना, इसी प्रोसेस को, कंडेंसेशन प्रोसेस को आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हो, ठीक है। तो नाम सेम ही है, बट इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा ये होता है कि लेट सपोज ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इस बड़े मॉलिक्यूल ने आपस में इन बड़े मॉलिक्यूल की नहीं बन रही थी। इन्होंने कहा कि भाई ये वाटर है, वाटर टूट चुका है, आओ हम एक काम करते हैं, हम आपस में बॉन्ड तोड़ देते हैं और एक मॉलिक्यूल के पास जाएगा OH और बॉन्ड बना लेगा, और दूसरे के पास जाएगा H, वो अपना बॉन्ड बना लेगा। तो दोनों के बॉन्ड भी पूरे हो गए और अल्टीमेटली वाटर भी अकोमोडेट हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अब होता क्या है, लेट सपोज ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाना और बल्क में जाना है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी है, मतलब ये सारे एक साथ जाना चाहते हैं। तो अब होगा क्या कि ये आपका जो सब्सटेंस है ये सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा, और सेल मेम्ब्रेन के पास आने के बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाए, और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने के बाद अपना जो भी मटेरियल है वो कहाँ भेज देगा, बाहर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज सिंपली एक्सोसाइटोसिस। बाहर जा रहा है तो एक्सो, अगर अंदर आएगा तो उसमें क्या होता है, अंदर आने में सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन करते हैं एंड देन फिर ये अंदर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। फिर वो भी दो तरह की होती है, फेगोसाइटोसिस अगर कोई सॉलिड पार्टिकल आ रहा है, और अगर लिक्विड आ रहा है तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो एक्सोसाइटोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ डेथ रेट ऑफ मोर रैपिड देन मल्टीप्लिकेशन रेट। अब होगा क्या
जब भी आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हो किसी लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर, वहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, वहां पे न्यूट्रिएंट लिमिटेड होंगे, तो पहले बैक्टीरिया खुद को तैयार करेगा कि वो डिवाइड करने के लिए रेडी करे। इसे कहते हैं लैग फेज। और फिर बैक्टीरिया एकदम से डिवाइड करना शुरू करेगा बहुत तेजी से, दैट इज कॉल्ड द लॉग फेज। और फिर होगा ये कि जितने अब न्यूट्रिएंट क्योंकि लिमिटेड है, तो जितने बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे थे उतने ही मरना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। एंड अल्टीमेटली फिर न्यूट्रिएंट इतने कम हो जाएंगे, अब बैक्टीरिया का डिवाइडिंग वाली जो चीज है वो कम हो जाएगी और बैक्टीरिया ज्यादा मर रहे होंगे, तो बैक्टीरिया की डेथ ज्यादा हो रही होगी। इसे आप कहते हो डिक्लाइन फेज, ये डेथ फेज। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, आपसे कह रहा है डेथ इज मोर रैपिड देन मल्टीप्लीकेशन, तो डिक्लाइन इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिसिंग इवेंट इन द अबव डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आपको दी हुई है, सीक्वेंस बताना है। बेसिकली ये सीक्वेंस जो है वो किसका है, ये सीक्वेंस है आपका डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके गैमीट फ्यूज करते हैं, ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट के अंदर अब ये जो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज किए ना, जिस प्रोसेस से करते हैं उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। पहले ये गैमीट बनेंगे, तो गैमीट का बनना, उसके बाद क्या होगा, ये गैमीट फ्यूज करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद इसके अंदर शुरू होगी डिवीजन, इसे कहते हो आप क्लेवेज। और फिर क्लेवेज के बाद अल्टीमेटली आगे बढ़ती है। तो ये आपको आंसर वैसे ही यहाँ पे क्लियर हो गया। द आंसर इज फर्टिलाइजेशन, क्लेवेज, देन गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, देन ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज करेक्ट। ठीक है, अब टाइप और फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है, जरा सुनो। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड द इंटर न्यूरॉन। ऑप्शन ए में कह रहा है इट टेक कमांड। पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन सब का काम क्या है। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब का काम समझना बहुत जरूरी है। तो इन सब का पहले काम समझते हैं। अब देखो होता क्या है, लेट्स सपोज दिस इज द रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से मैसेज लेकर जाना है सीएनएस के पास। तो रिसेप्टर से सीएनएस के पास जो मैसेज लेकर जाएगा दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन। फिर इस सीएनएस के अंदर मौजूद होंगे इंटर न्यूरॉन, जो इस मैसेज को क्या करेंगे, इंटरप्रीट करेंगे। और फिर इस सीएनएस से मैसेज लेकर जाना है इफेक्टर के पास, जो रिस्पॉन्स शो करेगा, वो लेकर जाएगा मोटर न्यूरॉन। तो इसका मतलब है रिसेप्टर से सीएनएस के पास मैसेज लेकर आएगा सेंसरी न्यूरॉन, फिर सीएनएस के अंदर इंटर न्यूरॉन होंगे और इंटर न्यूरॉन से फिर आगे मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन के जरिए। तो ऑप्शन ए में कह रहा है इट टेक कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, सही बात है। सेंसरी न्यूरॉन में कह रहा है कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन और डायरेक्टली टू द सीएनएस, बात ठीक है। इंटर न्यूरॉन के बारे में कह रहा है दे आर फाउंड इन द सीएनएस, बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। बट आगे भी पढ़ते हैं, कह रहा है कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का ये काम तो नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से कह रहा है ऑप्शन सी पे दे आर फाउंड इन द सीएनएस, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द अदर न्यूरॉन, अगेन ये इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन प्लांट्स एक्सेप्ट। तमाम चीजें जो है वो रेड लाइट का इफेक्ट हो सकती है प्लांट के ऊपर से बात। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड द फाइटोक्रोम। अब ये जो फाइटोक्रोम है ना, ये फाइटोक्रोम दो फॉर्म्स के अंदर होता है। एक होता है फाइटोक्रोम रेड और एक होता है फाइटोक्रोम फार रेड। अब होता ये है कि जब रेड लाइट पड़ती है ना, तो रेड लाइट इस फाइटोक्रोम रेड को फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। और ये
रेड लाइट और भी बहुत सारे काम करती है, सीड जर्मिनेशन करवाती है, उसके अलावा फ्लावरिंग करवाती है। जैसे फाइटोक्रोम पे जब आपका रेड लाइट पड़ी तो फाइटोक्रोम रेड फायर रेड में कन्वर्ट हो गया, तो वो प्लांट जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये काम करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए में कह रहा है कॉजेस एपिक, अच्छा आपसे कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट एक्सेप्ट, क्या इफेक्ट नहीं है, कॉजेस एपिकोटाइल हुक टू अनबेंड। अच्छा एपिकोटाइल क्या होता है, बेसिकली सीड के ऊपर ना कुछ इस तरह से वो होता है, कवरिंग होती है, एंड दैट इज द एपिकोटाइल। तो जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है ना तो ये अनबेंड करता है, तो इसका मतलब है ये तो होगा। कह रहा है इंड्यूस इंक्रीज इन द सरफेस लीफ एरिया, बिल्कुल लीफ की ग्रोथ भी करवाता है रेड लाइट। ठीक है, ऑप्शन सी में कह रहा है एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इज प्रोमोटेड, नहीं ये रेड लाइट का काम नहीं, ये हार्मोन्स का काम हो सकता है, तो इसका मतलब है यही आंसर हो गया आपका। कह रहा है स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, बात बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा था। फाइटोक्रोम 660, अब ये जो फाइटोक्रोम रेड है ना, दैट इज द फाइटोक्रोम 660। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है फाइटोक्रोम फार रेड यानी कि 730 के अंदर, तो दिस इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहे स्पाइरोकीट बैक्टीरियम ट्रिपोनीमा पैलेडम कॉज, आसान जबान के अंदर ट्रिपोनीमा पैलेडम से क्या होता है। ट्रिपोनीमा पैलेडम एक बैक्टीरिया है जो कि स्पाइरोकीट फैमिली से ताल्लुक रखता है और ये करवाता है सिंपल सिफिलिस। ठीक है, गोनोरिया कौन कराता है, निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, इसी तरीके से जेनाइटल हर्पीस एक वायरस की वजह से होता है जिसे कहते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2। इसी तरीके से एड्स भी एक वायरस की वजह से होता है जिसे आप कहते हो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये दो तो वायरल इन्फेक्शन है, ये दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बट इसमें ट्रिपोनीमा पैलेडम कौन करवा रहा है, सिफिलिस करवा रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है बिलो द पॉइंट एट विच द कॉटिलिडन आर अटैच। ठीक है, दिस इज द कॉटिलिडन विच आर द लीव्स ऑफ द सीड। इसके नीचे वाला जो एरिया है ना, इसे क्या कह रहे हो, दिस इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल, दिस इज द हाइपोकोटाइल। तो हाइपो मतलब नीचे, तो कोटाइल कोटिलिडन। ठीक है, कोटिलिडन के नीचे हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो रेडिकल नहीं हो सकता, एपिकोटाइल ऊपर होता है तो ये भी नहीं हो सकता, सीलोपिटाइल भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, क्या है द रेडियस एंड अल्ना ज्वाइन एट द रिस्ट विद द डैश स्मॉल कार्पल बोन्स। देखो रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना ज्वाइन करती हैं और यहाँ पे बनता है रिस्ट ज्वाइन। अब रिस्ट ज्वाइन के अंदर कितने कार्पल बोन्स होती हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको 8 कार्पल बोन्स मिल जाती हैं, तो 8 इज द राइट आंसर। अगले सवाल में कह रहे हैं प्रोपिस ग्लैंड्यूलोजा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। अब ये जो प्रोपिस ग्लैंड्यूलोजा है ये किसका साइंटिफिक नेम है, देखो प्रोपिस ग्लैंड्यूलोजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ देवी प्लांट। ठीक है, जबकि अगर मैं छुई मुई की बात करूँ तो मिमोसा इंडिका। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली इसका नाम मिमोसा इंडिका है। सही, कीकर को नॉर्मली आप जो है वो विकेला निलोटिका कहते हो, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बोबल इज नथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है द डायग्राम इज टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल, नेम द ऑर्गेनिल बी। ये ऑर्गेनिल बी क्या है, अगर आप गौर से देखो तो ये ऑर्गेनिल बी आपको नजर आ रहा है गोल्जी, तो ये आपका क्या मौजूद है, दिस इज द गोल्जी। कैसे पता चला, देखो ये आपका मौजूद है न्यूक्लियर वॉल, इस न्यूक्लियर वॉल के बिल्कुल बाहर होता है क्या, अब ये तो इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर डी दिखाया हुआ है ना, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर जो है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाद गोल्जी होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दिस इज द गोल्जी। गोल्जी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन द हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये पी स्क्वायर क्या मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप कैपिटल ए वाली की फ्रीक्वेंसी को आप पी स्क्वायर के अंदर लिखते हो, 2pq का मतलब होता है कैपिटल ए स्मॉल ए वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि हीट्रोजाइगस डोमिनेंट वाली, और क्यू स्क्वायर क्या होता है स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव वाली। इन तमाम की फ्रीक्वेंसी अगर एक जेनेटिकली स्टेबल आपके पास पॉपुलेशन मौजूद है तो इन तीनों का जो प्लस करोगे तो इन तीनों का जो आंसर आएगा वो 1 है, अगर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो उससे आंसर डेविएट कर सकता है, सो 1 इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है द डायग्राम शो द टीथ ऑफ द लोअर जॉ ऑफ अ ह्यूमन, विच टूथ इज इंसाइजर। देखो
अब ये लोअर जो आपको दिखाया हुआ है और सिंपली ये पूछ रहा है कि कौन सा इंसाइजर। तो ये जो सामने के आपको दो दांत नजर आ रहे हैं ना, ये सामने के दो दांत होते हैं काटने के लिए, दे आर कॉल्ड द इंसाइजर्स। तो बी आर द इंसाइजर्स। अच्छा, ये सी क्या आपको नजर आ रहा है, देखो नोकीला सा है, तो ये कैनाइन है। ठीक है, इसी तरीके से ए इज प्रीमोलर एंड डी इज मोलर। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द फॉस्फोलिपिड हैज टू एंड्स विच हैव डिफरेंट। अब देखो, अगर आप फॉस्फोलिपिड को देखोगे ना, तो फॉस्फोलिपिड में एक ही इस तरीके से हेड होता है एंड दिस इज द टेल। इस हेड को जब आप देखते हो तो ये पोलर होता है, इसे आप पोलर हेड भी कह सकते हो, पोलर हेड। या क्योंकि ये पोलर है तो ये वाटर अट्रैक्टिंग है, इसे आप हाइड्रोफिलिक हेड भी कह सकते हो। जबकि ये वाला पार्ट क्योंकि हाइड्रोकार्बन से मिलके बना है और हाइड्रोकार्बन नॉर्मली नॉन पोलर होते हैं, तो इसे आप टेल कहते हो एंड इसे आप नॉन पोलर टेल भी कह सकते हो, हाइड्रोफोबिक टेल भी कह सकते हो। ये दो आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये दो पोल्स हैं किसके, फॉस्फोलिपिड के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पोल्स हो गया। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द अपटेक ऑफ फ्लूइड वेसिकल्स बाय द लिविंग सेल इज नोन एज। ठीक है, अभी हमने बात की आउट ऑफ द सेल चीजें जाने की। अब यहां पे बात कर रहे हैं, लेट सपोज ये फ्लूइड था और इसको सेल के अंदर बल्क में हमें लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे, सिंपली सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेट करने की वजह से जितना भी ये फ्लूइड है ये अंदर आ जाएगा। फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड अंदर आया और फ्लूइड अंदर आने के बाद मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट किया और फिर ये मेम्ब्रेन पिंच ऑफ हो गई और ये जो फ्लूइड था ये इस वेसिकल के अंदर बंद होकर अंदर आ गया। इसे आप कहते हो एंडोसाइटोसिस। अब ये क्योंकि सेल के अंदर आ रहा है तो आप इसे एंडोसाइटोसिस कहें, बट एंडोसाइटोसिस भी दो तरह की होती है। अगर तो सॉलिड मटेरियल आ रहा है उसे आप कहते हो फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड मटेरियल आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, तो उसे आप कहते हो पिनोसाइटोसिस। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है फ्लूइड मटेरियल की, तो आंसर क्या हो गया, पिनोसाइटोसिस आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रोटीन परफॉर्म टू मेन काइंड ऑफ फंक्शंस। प्रोटीन दो मेजर तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो कौन से, कैटलिस्ट एंड स्ट्रक्चरल। देखो, प्रोटीन की जब मैं बात करता हूं तो प्रोटीन कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर रहा होता है, एज वेल एज प्रोटीन जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर भी बना रहा होता है। बॉडी के नॉर्मल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से ही मिलके बन रहे होते हैं। तो इसका मतलब है किसी हद तक ये बात तो ठीक है कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर रहा है और वो हमारे पास स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर क्या हो गया, दो मेजर फंक्शन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, कैटलिस्ट एंड स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो कैटलिस्ट एंड स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। ठीक है, फंक्शनल बेसिस पे आप मेन फंक्शंस में उसे नहीं लेकर आ सकते, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द ग्रोथ फेज इन बैक्टीरियल सेल को आर। ठीक है, अब आपको पता है बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहो तो सबसे पहले आता है लैग फेज। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो नहीं करता। फिर आता है जिसे आप कहते हो लॉग फेज, जिसमें बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है। एंड देन फिर जितना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है उतना डाई भी कर रहा होता है, स्टेशनरी फेज। एंड अल्टीमेटली फिर एक फेज आता है जिसमें ज्यादा बैक्टीरिया मर रहा होता है एज कंपेयर टू ज्यादा डिविजन के। तो ये कितने फेज हो गए, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड दिस वन इज कॉल्ड द डिक्लाइन फेज। तो हमारे पास ये टोटल 4 फेजेस हो गए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल फॉर बैक्टीरिया अंडर। अब एंडोस्पोर क्या होता है, देखो लेट सपोज ये एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को अचानक से कोई ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ा जो नॉर्मल नहीं है, अनफेवरेबल है, जो इसके जिंदा रहने के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये क्या बनाता है, अपनी बॉडी के अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे आप कहते हैं एंडोस्पोर, क्योंकि बॉडी के अंदर बन रहा है।
अब ये जो एंडोस्पोर है कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है फंजाई ग्रो बेस्ट इन डार्क एंड। अब ये जो फंगस होते हैं ना, नॉर्मली अगर आप कभी देखो ब्रेड के ऊपर फंगस लग गया, कैसे लगता है? क्योंकि आप उस ब्रेड को किसी डार्क एरिया के अंदर रखते हो और साथ में उस ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर मौजूद होता है। तो जहां भी मॉइस्चर होता है ना, वहां चांसेस होते हैं फंगस के ग्रो करने। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वाटिक। देखो एक्वाटिक, एक्वाटिक इज समथिंग डिफरेंट, मॉइस्चर इज समथिंग डिफरेंट। मॉइस्चर बहुत कम तादाद के अंदर होता है, तो मॉइस्चर के अंदर जो है नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं डार्क और मॉइस्ट एनवायरमेंट के अंदर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल में कह रहे हैं कंपेनियन सेल्स आर बिलीव टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एडजस्टेंट। अब ये कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? देखो होता क्या है कि हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से सीव ट्यूब सेल्स होते हैं। ये दूसरा सीव ट्यूब सेल है, ठीक है। अगर आप इसके सिंपल डायग्रामेटिक वे के अंदर इसे ड्रॉ करना चाहो, और इन सीव ट्यूब सेल्स के बराबर में हमारे पास मौजूद होते हैं इस तरीके से कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये जो सीव ट्यूब सेल्स है ना, ये नॉर्मली इनके फंक्शंस कौन कर रहा होता है? कंपेनियन सेल्स कह रहा होता है। तो कंपेनियन सेल किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है? सीव ट्यूब सेल की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्रेकियाइड सेल्स नहीं हो सकते, वेजल सेल्स नहीं हो सकते, और सीव प्लेट भी नहीं हो सकता, ठीक है। सीव प्लेट इज डिफरेंट, सीव ट्यूब सेल इज डिफरेंट, ठीक है। तो सीव ट्यूब सेल का काम कर रहा है। अब सवाल में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन फॉर मिल्क टीथ, ठीक है। अब मिल्क टीथ की बात कर रहा है, तो मिल्क टीथ में क्या होता है कि हमारे पास बच्चों की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो आप मिल्क टीथ का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अब मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? सो बेसिकली मिल्क टीथ की जब बात की जाती है ना, तो याद रखना मिल्की टीथ यानी कि बच्चों के अंदर जो दूध के दांत होते हैं उसमें आपको इंसाइजर्स मिलते हैं। अब ये इंसाइजर्स नॉर्मली हमारे पास इस इंसाइजर्स के अंदर दो इंसाइजर्स इस तरीके से 2/2 का रेशो मिलेगा। कैनाइन यहाँ पे 1/1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कोई प्री मोलर नहीं होता बच्चों के अंदर। नॉर्मली प्री मोलर आपको नहीं मिलेगा, उसकी जगह प्री मोलर 0 0 × 0, ठीक है। वैसे ये लिखते नहीं है, ठीक है, प्री मोलर लिखते नहीं। तो आप ये याद रखना कि बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आपको बताती हैं कि बच्चों के अंदर प्री मोलर आपको नहीं मिले। बच्चों में मोलर मिलता है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। तो देख लो कहीं ये मौजूद है? नहीं, प्री मोलर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, इसका मतलब है ये नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है, ठीक है। अब अगर आप सवाल में देखो तो सवाल में कह रहा है हाइड्रोजोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो हाइड्रोजोआ का ताल्लुक, अगर मैं हाइड्रोजोआ की बात करूं, हाइड्रोजोन्स की बात करूं, तो हाइड्रोजोन्स निडेरियंस है, ठीक है। और निडेरियंस के अंदर खास बात यह है कि निडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 2 जर्म्स लेयर बनती है। साथ साथ ना सिर्फ ये डिप्लोब्लास्टिक है, बल्कि ये आपको 2 डिफरेंट फॉर्म के अंदर यानी कि पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको देखने को मिलता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे नीडोब्लास्ट मौजूद होते हैं, इसीलिए आप इन्हें निडेरियंस कह रहे होते हो। नीडोब्लास्ट भी मौजूद है। इसका मतलब है इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीस। ऑल ऑफ दीस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते। सवाल में आपसे कह रहा है देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन की बात कर रहा है। देखो ट्रांसपायरेशन के अंदर क्या होता है? ट्रांसपायरेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है वहां से वाटर वेपर्स का बॉडी से निकल जाना। अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये होती है कि भाई यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है टोमेटो। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ मौजूद होगा स्टोमेटा। लेट्स सपोज ये स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा से
वाटर निकल के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि ये डिफ्यूजन हो रही है। और ना सिर्फ ये डिफ्यूजन हो रही है बल्कि अब जो वाटर यहाँ पे चला गया है ना वो एवेपोरेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे दो जो स्टेजेस मिलती है ना वो आपको ट्रांसपायरेशन की, वो होती है डिफ्यूजन एंड एवेपोरेशन। सो क्वेश्चन 35 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सवाल में आपसे कह रहा है हाइड्रा एंड कोरल्स बिलोंग्स टू, देखो हमारे पास जो हाइड्रा और कोरल्स होते हैं ना इनका ताल्लुक निडेरिया से, और इसी निडेरिया को, फाइलम निडेरिया को आप सीलन भी कहते हो, सीलन, तो करेक्ट आंसर आपके पास सीलन हो जाता है। बट प्लेटिहेल्मिंथस में फ्लैट वर्म्स आ जाएंगे, फ्लैट वर्म्स आ जाएंगे तो ये तो हो नहीं सकता। एस्केलेल्मिंथस में राउंड वर्म्स आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, इससे पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू एटीपी। भाई सोलर एनर्जी यानी कि लाइट को आप कन्वर्ट कर रहे हो एटीपी के अंदर, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आप एटीपी बनाते हो, एटीपी का बनना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। अब ये फॉस्फोराइलेशन कहां हो रही है, ये फॉस्फोराइलेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसे आप कह लो फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो आपके पास सोलर एनर्जी की मदद से आप एटीपी बना रहे हो, दैट इज द फोटो फॉस्फोराइलेशन। यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको नॉर्मली जो है वो ईटीसी के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, तो ऑल ऑफ दिस सो सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, सवाल में कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट प्रोड्यूस। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में प्लांट में क्या बनता है। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली कब होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली तब हो रही होती है जब आपके पास नॉर्मली क्या ना मौजूद हो, जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को जब आप देखोगे तो वहां पे दो चीजें बन सकती हैं, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। अब एनिमल्स के अंदर नॉर्मली लैक्टिक एसिड बनता है क्योंकि वहां पे एंजाइम्स होते हैं लैक्टिक एसिड बनने वाले, बट प्लांट में इथेनॉल बनती है, प्लांट में बैक्टीरिया में इथेनॉल बनती है। सो इथेनॉल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे कह रहा है अनस्ट्राइटेड मसल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। अब देखो स्ट्राइटेड मसल्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज ये मसल है, मसल फाइबर, इसके अंदर इस तरीके से आपको लाइंस मिलेंगी एंड दे आर कॉल्ड द स्ट्राइएशंस। ये स्ट्राइएशंस आपको माइक्रोस्कोपिकली दो जगह मिलती हैं नॉर्मली, एक तो आपको स्केलेटल मसल में मिलेगी और दूसरा आपको कार्डियक मसल में मिलेगी। इन दो जगहों पे आपको स्ट्राइएशंस मिल सकती है। तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अनस्ट्राइटेड की बात कर रहे हैं, और एक ही मसल है जो वॉलंटरी है, दैट इज द स्केलेटल मसल, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास एक ही आंसर बचता है, दैट इज द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड होता है, वहां पे इस तरीके की कोई स्ट्राइएशंस नहीं हो सकती। हाँ, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये स्ट्राइएशंस क्यों है, ड्यू टू द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डैश इज नोन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्या होता है, मतलब एक चीज जो नॉर्मली नहीं है बट एक डिजीज ऐसा होता है जो आपको साइलेंटली किल कर सकता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा और बंदा मर जाए। वो कौन सा डिजीज है, दैट इज द हाइपरटेंशन। देखो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाइपरटेंशन नॉर्मली कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता शुरू में, बट बंदा हाइपरटेंशन का शिकार होता है। हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा रहे तो किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत सारी और कंडीशंस हो सकती है, स्ट्रोक हो सकते हैं, बहुत सारे और मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इसीलिए हाइपरटेंशन को कहा जाता है
इट्स अ साइलेंट किलर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब सवाल में कह रहा है द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अब होता क्या है कि आपका ये है फीमेल पार्ट और ये पॉलन गिरा और यहां से एक ट्यूब ग्रो करती है, दैट इज कॉल्ड द पॉलन ट्यूब. अब ये जो पॉलन ट्यूब है ना, ये पॉलन ट्यूब क्यों ग्रो करती है? क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिलीज होते हैं जो केमिकल इस पॉलन ट्यूब को ग्रो करवाते हैं. दिस इज कॉल्ड द कीमोट्रॉफिज्म. केमिकल स्टिमुलस की बेसिस पे हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कीमोट्रॉफिज्म. तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है. सवाल में आपसे कह रहा है व्हेन द न्यूक्लियर पोर्शन आर अनइक्वल इन साइज द प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड. देखो न्यूक्लियर पोर्शन अनइक्वल है तो इसे आप न्यूक्लियर बडिंग कह सकते हो. न्यूक्लियर बडिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि न्यूक्लियर बडिंग के अंदर ना जो न्यूक्लियर पोर्शंस होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, वो नॉर्मली जो है वो अनइक्वल साइज के होते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर बडिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अनइवनली डिवाइड हो रहा है. और जाहिर सी बात है जब एक जैसा डिवाइड नहीं हो रहा तो एक में साइज में बड़ा होगा, एक में छोटा होगा. तो ये आपको यीस्ट या कुछ प्रोटेस्ट वगैरह के अंदर देखने को मिल सकता है. ऑप्शन बी नहीं हो सकता न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन. इसमें सिंपल सी बात है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़ों में टूट जाना. नहीं, ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती. ना एमाइटोसिस होगा, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक फेजेस डिवाइड हो जाता है. तो ये भी नहीं हो सकता और सिंपल माइटोसिस भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो आपका न्यूक्लियर बडिंग इज द राइट आंसर. अब क्वेश्चन में कह रहा है एंडोस्केलेटन इज फाउंड इन. अब एंडोस्केलेटन नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है. तो वर्टिब्रेट्स से एक ही का ताल्लुक है सी हॉर्स का, और सी हॉर्स क्योंकि सुपर क्लास स्पाइसेस से ताल्लुक रखती है तो वो हमारे पास सी हॉर्स करेक्ट आंसर हो जाता है. ये जो सिल्वर फिश है ना, इसका ताल्लुक आर्थ्रोपोड से है. कंफ्यूज मत हो, सिल्वर फिश बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स और नॉर्मली वहाँ पे एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन नहीं होता. क्रे फिश अगेन एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन नहीं मिलेगा. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है. सवाल में कह रहा है मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पुराना और सबसे बेसिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. देखो अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करता हूँ तो मल्टी सेलुलर का मतलब ये कि बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना. इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज स्पॉन्जेस. ठीक है, अब अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करता हूँ तो स्पॉन्जेस का ताल्लुक पॉलीफेरस है. ठीक है, अब पॉलीफेरा वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको मल्टी सेलुलर तो नजर आते हैं. देखो इनके अंदर बहुत सारे सेल्स तो होंगे, तो दे आर मल्टी सेलुलर और सबसे बेसिक है, मतलब सबसे इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बस बेसिक होता है. मल्टी सेलुलर तो होते हैं बट यहाँ पे कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जबकि सीलेंट्रेट, प्रोटोजोआ और एनेलिडा ये इनसे कॉम्प्लेक्स है. तो इसका मतलब है ये सारे तो हो ही नहीं सकते. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है. अब सवाल में कह रहा है ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द फॉलिकल अंडर द सिक्रीशन ऑफ. होता क्या है कि यह ओवरी है, ओवरी में एक बड़ा सा फॉलिकल बनता है जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं. इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है. अब होता ये कि 14th डे पे अप्रोक्सीमेटली मिड साइकिल पर एलएच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसे कहते हैं एलएच सर्ज. और इस एलएच की वजह से ये ओवम रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवरी टू द आउटसाइड एंड दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन किस वजह से हो रही है? एलएच की वजह से हो रही है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रही है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एफएसएच क्यों नहीं हो सकता? एफएसएच फॉलिकल को ग्रो करवाता है. एंड एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से इसका ताल्लुक है, यहाँ पे कोई भी इसका जिक्र नहीं है. एडीएच भी नहीं हो सकता. तो अगेन एलएच इज द राइट आंसर. अब सवाल में कह रहा है द फेज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द डे 14th. देखो अब स्टार्ट से लेकर डे 14 की बात कर रहा हूं. तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दो मेजर टारगेट्स होते हैं. कुछ चेंजेस आते हैं ओवरी के अंदर और कुछ चेंजेस आते हैं आपके यूट्रस के अंदर. अब होता क्या है कि ओवरी के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, उनमें सबसे पहला चेंज क्या होता है? फॉलिकल ग्रो करता है, इसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज. अब जब ये फॉलिक्यूलर फेज चल रहा होता है तो फॉलिकल सिक्रीट करता है आपका ईस्ट्रोजन, और ये ईस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोलिफरेट करवाता है. इससे पहले आपका मेंस्ट्रुअल फेज भी होता है
जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो यहाँ पे आप मेंस्ट्रुअल फेज लिख लो। सही है। फिर हमारे पास जब प्रोलिफरेटिव फेज हो जाता है तो ओव्यूलेशन होती है, ओवम निकल के बाहर आ जाता है। सेम यहाँ पे भी ओव्यूलेशन हो गई है, ठीक है। अब फिर ओव्यूलेशन के नतीजे में जो ग्राफियन फॉलिकल पीछे बच गया था वो बनाता है लूटियम, कॉर्पस लूटियम। तो इस फेज को ओवरी के अंदर कहते हैं लूटियल फेज, जबकि यहाँ पे ये लूटियम, कॉर्पस लूटियम बेसिकली सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ग्लैंड्स है ना वो भी बहुत सारी सिक्रीशन करते हैं, एंड दिस फेज इज कॉल्ड द सिक्रीटरी फेज। ठीक, तो अगर आप देखो तो ओवरी के अंदर नाम कुछ और है, यूट्रस के अंदर नाम कुछ और है साइकिल का। तो ये जो बिगिनिंग से लेकर डे 14 तक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इनको जब आप देखते हो तो अब पहला फेज तो सिंपल आपका ब्लीडिंग वाला फेज हो गया ना, दूसरा फेज आपका फॉलिक्यूलर फेज हो गया। अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों प्रोलिफरेटिव फेज होगा? देखो, प्रोलिफरेटिव फेज इस वजह से होगा क्योंकि हमारे पास यूट्रस के पर्सपेक्टिव पे जब मैं बात करूंगा तो प्रोलिफरेटिव फेज हो जाएगा, और अगर मैं ओवरी के पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा तो ये फॉलिक्यूलर फेज हो जाएगा। ओव्यूलेटेड फेज नहीं हो सकता, सेक्रेटरी फेज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि यूट्रस की बात हो रही है। ऑल दो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल हम मान के चलते हैं कि यूट्रस की बात हो रही है। अगर ओवरी की होगी तो फॉलिक्यूलर फेज हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब सवाल में कह रहा है हेमाटोपायोसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ, हेमाटोपायोसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का मतलब सारे ब्लड सेल्स, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसीज भी, प्लेटिलेट्स भी। और प्लेटिलेट्स भी बाकायदा तौर पे कुछ सेल्स नहीं होते, बेसिकली एक बड़ा सा सेल होता है, उसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इन्हीं छोटे टुकड़ों को आप थ्रोम्बोसाइट या प्लेटिलेट्स कहते हो। तो हेमाटोपायोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स, ऑल द ब्लड सेल्स। प्लाज्मा प्रोटीन नॉर्मली जो है ना वो आपका लिवर के अंदर बनते हैं, तो इनका बनना इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है ब्लड का? देखो, ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जाहिर सी बात है वो बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ना से वो ट्रांसपोर्ट करेगा बल्कि उसके अंदर डब्ल्यूबीसीज है। वो डब्ल्यूबीसीज बैक्टीरिया और बहुत सारी चीजों को मारने के काम आएंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ब्लड करता है। भाई बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करता है? गर्मियाँ आएंगी तो वेजोडाइलेशन, ताकि हीट ज़्यादा रिलीज हो, ठीक है, और सर्दियाँ आएंगी तो वेजो कंस्ट्रक्शन, ताकि हीट बच ही रहे। तो इसका मतलब है ये काम भी कर रहा है, ये काम भी कर रहा है, ये काम भी कर रहा है। सिर्फ एक वाहिद काम जो नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, वो ब्लड का नहीं है, एंड दिस इज द राइट आंसर। जो फंक्शन नहीं था वो पूछा था, तो बी आपका करेक्ट हो गया। इस सवाल में कह रहा है which substance in plasma help in clot formation along with the platelets? प्लेटिलेट्स के साथ कौन क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है? तो क्लासिकल एग्जांपल जो है इसकी वो है फिब्रिनोजेन। ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो नॉर्मली आपका क्लॉट फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो इंसुलिन नहीं हो सकता, यूरिया भी नहीं है, एंड ग्लूकोज भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है थैलेसीमिया अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर प्राइमरीली अफेक्ट द, थैलेसीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है। एंड जब ये हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है ना, तो इसकी वजह से आरबीसीज की तादाद बॉडी के अंदर कम हो जाती है, एंड दिस डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और एरिथ्रोसाइट इज नोन एज एनीमिया। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में फर्क आता है और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्लेटिलेट की वजह से नहीं होता, ल्यूकोसाइट की वजह से यानी कि डब्ल्यूबीसी की वजह से नहीं होता, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द डीएनए स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड बाय मोस्टली बाय डाटा मेड अवेलेबल फ्रॉम। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था, बताया था दो साइंटिस्ट ने, जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इसे आप कहते हो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, एंड क्रिक ने, ठीक है। अभी जो वॉटसन और क्रिक थे ना, इन्होंने अपना जो डीएनए का पूरा मॉडल बताया था 1953 के अंदर, वो बेसिकली बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डाटा जो मिला था इनको, किससे? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बेसिस पे। अब ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक्सपेरिमेंट है ना,
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक्सपेरिमेंट है ये, रोजलैंड फ्रैंकलिन ने किया था। तो बेसिकली ये जो इनको डाटा अवेलेबल हुआ दैट इज ड्यू टू द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ प्लांट फॉर्म एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज कॉल्ड। अब देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एपोमाइक्सिस। एपोमाइक्सिस, ये जो एपोमाइक्सिस का प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, बट यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रही, और फर्टिलाइजेशन के बगैर ही क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म। इस प्रोसेस को आप कहते हो एपोमाइक्सिस। एपोमाइक्सिस एंड सम बुक सेज दैट इट इज द फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सिंपली होता ये है कि सीड बनता है और ये सीड नए प्लांट के अंदर डेवलप भी हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रही, उसके बावजूद भी एम्ब्रियो सीड बन रहा है अल्टीमेटली, जिससे एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एसेक्सुअल प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन बी की, तो इपोमाइक्सिस कोई टर्म नहीं होती, एपीमाइक्सिस कोई टर्म नहीं होती, तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहे हैं अबाउट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। अब देखो अगर मैं ह्यूमन ब्लड की बात करता हूँ तो ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका सेल्यूलर कंपोनेंट जिसे आप कहते हो कार्पसल्स, और एक होता है आपका फ्लूइड कंपोनेंट या एसेल्यूलर कंपोनेंट जिसे आप कहते हो प्लाज्मा। सो दिस इज प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें डिजोल्व फॉर्म के अंदर होती हैं, कोई भी सेल वगैरह नहीं होता। तो तकरीबन 50% जो ब्लड का पार्ट होता है वो प्लाज्मा बना रहा होता है, और तकरीबन 40% जो है वो आपका 45% सॉरी आपका ब्लड कार्पसल्स बना रहे हैं। तो कह रहे 55% वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या बना रहा है, ब्लड प्लाज्मा बना रहा है। सो ब्लड प्लाज्मा इज द राइट आंसर। ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 45% बनाते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे 45 पूछेगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बट अभी आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है द सेंट्रल रीजन ऑफ ब्लास्टोडर्मल डिस्क। अब होता क्या है कि ब्लास्टोडर्मल से डिस्क बनती है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है ना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक डिस्क बनती है एंड दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोडर्मल डिस्क। कुछ इस तरह की डिस्क मिलेगी। इस डिस्क के अंदर इस डिस्क में ये जो सेंट्रल रीजन आपको नजर आता है ना, दिस सेंट्रल रीजन, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो, दिस दिस इज द सेंट्रल रीजन, दिस इज कॉल्ड द एरिया पेलोसिडा। और ये जो पेरिफेरल रीजन नजर आपको नजर आ रहा है, पेरिफेरल रीजन, दिस इज कॉल्ड द एरिया ओपेका। और इस एरिया पेलोसिडा और एरिया ओपेका के बीच में दिस इज द मार्जिनल जोन। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाता है, सेंट्रल रीजन की बात करें ब्लास्टोडर्मल डिस्क की, तो आपका आंसर हो जाएगा एरिया पेलोसिडा। और एरिया ओपेका इसमें स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, तो बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं हाइपोब्लास्ट की बात करूं तो हाइपोब्लास्ट क्या होता है, बेसिकली दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एपीब्लास्ट और एक होती है हाइपोब्लास्ट। इन्हीं से जो है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बन रही होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो इनकरेक्ट हो जाती है। ब्लास्टोसील इज द कैविटी विच इज फॉर्म्ड इन द ब्लास्टोला। तो ये भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ये ब्लास्टोडर्मल डिस्क की तो बात ही नहीं कर रहा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है मिनरल सॉल्ट एंटर अ प्लांट लार्जली थ्रू इट्स। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट के पास ना, लेट सपोज ये रूट है, ठीक है, इस तरीके से रूट के ऊपर ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हो रूट कैप, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। और यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड द रूट हेयर्स। अब प्लांट में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के जरिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो रूट हेयर्स के जरिए, क्योंकि रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सोचो अगर सिर्फ ये
इतनी सी रूट होती तो सरफेस एरिया कम होता, लेकिन अब इससे प्रोजेक्शंस निकल गई तो सरफेस एरिया बढ़ चुका है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा वाटर और ज़्यादा मिनरल्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। तो सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से ज़्यादा वाटर ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे। अल्टीमेटली मिनरल सॉल्ट जो है वो ज़्यादा एंटर करेंगे किसके ज़रिए, ज़्यादा एंटर करेंगे रूट हेयर्स के ज़रिए। रूट कैप नहीं हो सकता, रूट टिप नहीं हो सकती, स्टोमेटा नहीं है, एंड गार्ड सेल्स भी नहीं हो सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे क्रोमोसोम नंबर इन मेन, ठीक है। ह्यूमंस की बात करता हूँ तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली डिप्लॉयड सेल के अंदर। ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कितने क्रोमोसोम हैं? 46 इज द राइट आंसर। 23 कब होगा? जब पेयर लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे पेयर का लफ्ज होता और यहाँ पे 46 नहीं होता तो फिर 23 पेयर करेक्ट आंसर हो जाता, बट यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्जर्व्ड इन। देखो हमें इतना जरूर याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। अब ओपन टाइप जो है ना, क्लोज टाइप आपने याद रखना है। क्लोज टाइप आपको दो जगह मिलेगा, एनालिडा और कॉर्डेटा। एक क्लास भी होती है सेफेलोपोडा कहते हैं, उसके अंदर भी मिलता है, बट ये दो मेजर नाम आप याद रखें। इनमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उन तमाम के पास क्लोज टाइप होगा, बाकी जिसका भी नाम आएगा उसको आपने ओपन टाइप में रखना है। तो फ्रॉग कॉर्डेटा से ताल्लुक रखता है, फिश कॉर्डेटा से ताल्लुक रखती है, रेप्टाइल्स कॉर्डेटा से ताल्लुक रखते हैं, बट कॉकरोच का ताल्लुक आर्थ्रोपोडा से है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है हेफ्लिक स्टेट्स दैट एजिंग इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन इन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हेफ्लिक थ्योरी बेसिकली एजिंग को बताती है कि एजिंग क्यों होती है। एजिंग इस वजह से होती है कि ये जो सेल है उनका फंक्शन आहिस्ता 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 खत्म होता जाता है, एंड दिस लीड्स टू दी एजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन इन सेल फंक्शन इज द राइट आंसर, नॉट इम्यूनिटी, नॉट मेच्योरिटी, नॉट स्टेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यूरिन फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ। अब देखो यूरिन फॉर्मेशन में 4 स्टेप्स आते हैं। कौन से 4 स्टेप? पहला स्टेप होता है प्रेशर फिल्टरेशन, ठीक है। प्रेशर फिल्टरेशन जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस से चीज़ें जो है वो आपका फिल्टर होती हैं। फिर क्या होता है, जो चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं उन फिल्टर होने वाली चीज़ों को आप रीअब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन इज द सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, अब चीज़ें जो ब्लड के अंदर हैं जैसे यूरिया वगैरह ये चीज़ें हो गई, इनको आप एक्टिवली जो है ना वो टिब्यूल्स के अंदर डालते हो, इसे कहते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन। तो ये तीनों स्टेप आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब एक और स्टेप होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, बट यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है प्लांट एंड एनिमल लिव टुगेदर एंड रिप्रोड्यूस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो प्लांट्स और एनिमल मिलके क्या बना रहे हैं, सिंपल सी जबान के अंदर आपसे ये पूछ रहा है। एक सबसे पहले आती है स्पीशी। स्पीशी क्या होती है? जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो और रिप्रोड्यूस करके एक ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो स्पीशी की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पीशी यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलेंगे एक स्पीशी के तो बनेगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है भाई? आपने सुना होगा कि आबादी को कहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि भाई मैं बात करूंगा इंसानों की आबादी की, अब इंसानों की आबादी में बंदर तो नहीं आएंगे ना, ऑब्वियस ही बात है कि पॉपुलेशन इज ऑफ सेम स्पीशी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास तीसरी चीज़, दैट इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती है और मिलके एक कम्युनिटी बनाती है। अब उस पॉपुलेशन के अंदर प्लांट की पॉपुलेशन भी हो सकती है, एनिमल की पॉपुलेशन भी हो सकती है, वो मिलके क्या बना रही है? कम्युनिटी बना रही है। सो प्लांट और एनिमल मिलके कम्युनिटी बना रहे हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जबकि अगर मैं बात करता हूँ बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर वो रीजन है वो जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिल सकते हैं।
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। इकोसिस्टम के अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ लिविंग की बात कर रहे हैं, तो अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जियोट्रॉपिक, अब जियो का मतलब है अर्थ, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट की ये रूट्स है, लेट सपोज ये प्लांट की रूट है। अब रूट जाहिर सी बात है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ग्रो करती है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। किसकी डायरेक्शन में? ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो इसे आप कहोगे जियोट्रॉपिक। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो करती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव लिखा होता है ना, तो शूट इसका उल्टा ग्रो करती है, तो इसका मतलब है फिर वहाँ पे स्टेम हो जाता है। स्टेम लीव्स को आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे, बट यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन विच प्रोसेस स्पिंडल फाइबर आर नॉट फॉर्म। ठीक है, स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे। देखो स्पिंडल फाइबर नॉर्मली आपको नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि माइटोसिस मियोसिस के अंदर नॉर्मली बन रहे होते हैं। बट कहाँ नहीं बनते? ए माइटोसिस के अंदर नहीं बनते। ए माइटोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। सो ए माइटोसिस इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहे हैं टेस्टिस आर स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस। ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखो टेस्टिस जो है वो गुनेड है, एंड गुनेड आपका जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिकली जर्म सेल की अगर मैं बात करूं, तो टेस्टिस मेल गुनेड है, तो ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आपका करेक्ट आंसर स्पर्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है एग ऑफ चिक इज। ठीक है, चिकन का जो एग होता है वो क्या होता है? सो बेसिकली एग की कई टाइप्स होती हैं। एली एलिसेथिलियल, ठीक है, टीलो लेसेथिल, पॉलीलेसेथिल, ठीक है, मीजोलेसेथिल। अब ये कई सारी टाइप्स होती हैं। अगर मैं चिकन के एग की बात करूं, तो चिकन का एग पॉलीलेसेथल होता है। क्यों पॉलीलेसेथल होता है? देखो पॉलीलेसेथल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना, पॉलीलेसेथल, लेसेथल योक एंड पॉली मींस मेनी, अबंडेंट। तो इसका मतलब है इसके अंदर पॉलीलेसेथल एग वो होता है जिसमें अबंडेंट योक होती है, बहुत ज़्यादा योक होती है। सही, तो आपने कभी चिकन का एग ज़रूर देखा होगा, उसके अंदर अच्छी खासी योक होती है। तो नॉर्मली आपको चिकन, बर्ड्स, रैप्टाइल्स के अंदर मिल रहा होता है। योग क्या होती है? बेसिकली योग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है आने वाले एम्ब्रियो को। जबकि अगर मैं बात करूँ ए लेसेथिल की, ठीक है, ए लेसेथिल की बात करता हूँ, तो ए लेसेथिल में ए का मतलब होता है नहीं, तो कोई यॉक नहीं होती नॉर्मली, ये आपको चिकन में नहीं मिलता। टीलो टेलोलेसेथिल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो योग होती है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड होती है, तो ये आपको चिकन एग के अंदर नॉर्मली नहीं दिख सकता। मीजोलेसेथिल जो है ना, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल में कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग अल्फाज है। डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है फर्टिलाइजेशन के बगैर। प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो बन रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमाइक्सिस। बट यहाँ पे एम्ब्रियो कैसा बन रहा है? डिप्लॉयड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, और एक अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस कर रहा है क्या? एक एम्ब्रियो। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस। सो पार्थिनोजेनेसिस इज द राइट आंसर। एपोमाइक्सिस प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ और बेसिकली एपोमाइक्सिस प्लांट के अंदर ही हो रहा होता है। सही है। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, तो फैकल्टेटिव एपोमाइक्सिस क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑब्लिगेट एपोमाइक्सिस जो है वो नॉर्मली उन स्पीशीज के अंदर देखने को मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली जो है वो आपका सीड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब हाँ, बस यही करेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल में कह रहे हैं कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज। ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या होता है? देखो अगर मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की बात करूं, तो नॉर्मली क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं। बट अगर ये
एक हो जाए तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं है, तो मोनोसोमिक का मतलब है एक, नहीं ये तो नहीं हो सकता। नलीसोमिक है ही नहीं क्रोमोसोम, तो ये भी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा की बात हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पे एक और लग जाए, दिस इज कॉल्ड द ट्राइसोमिक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ट्राइसोमी 21 की कंडीशन आपको देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के परस्पेक्टिव में। क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे सेल्स, ऑर्गन्स और न्यूरॉन्स दैट आर स्पेशलाइज फॉर डिटेक्टिंग स्टिमुलस। अब देखो, लेट्स सपोज दिस इज द रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से मैसेज जाता है सीएनएस में, और सीएनएस से मैसेज जाता है इफेक्टर। इफेक्टर वो होता है जो रिस्पॉन्स शो करता है। अच्छा, अब इस पूरे पाथवे को समझना जरूरी है। रिसेप्टर वो चीज होती है जो स्टिमुलस को, चेंज को डिटेक्ट करता है। अब ये रिसेप्टर हो सकता है कोई सेल हो सकता है कोई पूरा ऑर्गन हो सकता है न्यूरॉन हो, जो सिर्फ स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। तो रिसेप्टर इज द राइट आंसर, क्योंकि रिसेप्टर ये सारे काम कर रहा होता है। फिर ये रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज भेजता है सीएनएस के पास, सीएनएस में इंटर न्यूरॉन होते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए ये मैसेज चला जाता है इफेक्टर के पास, जो कि रिस्पॉन्स शो करता है। स्टिमुलस डिटेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है इन पॉन्ड इकोसिस्टम ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड विच मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है ज्यादा तादाद के अंदर पॉन्ड इकोसिस्टम में मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर मैं पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करता हूँ तो वहां पे मैग्नीशियम जो है ना, वो अच्छे खासे अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है, तो इस वजह से अगर क्लोरोफिल होनी है तो वहाँ पे मैग्नीशियम का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीज नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीज माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और कॉपर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है पॉन्ड इकोसिस्टम में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है मेंडल कंक्लूडेड दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू हेरिडिटरी फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। नाउ कॉल, भाई देखो सिंपल सी बात है, लेट सपोज एक ट्रेट मान के चलते हैं, और ट्रेट क्या है? ट्रेट है प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट। मेंडल ये कहता है कि प्लांट हाइट के दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेट्स सपोज एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। ये क्या है? दे आर द अलील्स। ये अलील्स हैं, दीज आर द अलील्स, नॉट क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स तो क्रोमोसोम के हैं, ठीक है, क्रोमोसोम भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल में कह रहा है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स फाउंड इन यीस्ट, लिवर एंड मेनी सोर्सेज आर कलेक्टिवली नोन एज। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात कर रहे हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में जब हम देखते हैं, तो समझने वाली बात यह है कि विटामिन दो तरह के, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल। जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये आपका आ जाता है कहाँ पे? ये आपका आ जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन के। ठीक है? अब देखो इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो क्या है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन यीस्ट, लिवर के अंदर और दूसरी एनिमल रिसोर्सेज के अंदर मिल रहा होता है। तो देखो विटामिन सी जो है ना, वो नॉर्मली प्लांट रिसोर्सेज के अंदर, जैसे सिट्रिक एसिड फ्रूट्स हो गए, उनके अंदर ज़्यादा मिल रहा होता है। जबकि विटामिन बी आपको लिवर, यीस्ट, इन सारी जगहों पे ज़्यादा मिल रहा होता है। सो ऑप्शन बी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। बट विटामिन सी इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, बट वो इनके अंदर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है ये फिलहाल आंसर नहीं हो सकता। सवाल में कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेमार्क एवोल्यूशन अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। देखो लेमार्क क्या कहता था? लेमार्क ये कहता था कि आ, एक नया कैरेक्टर आएगा, और वो कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म एक्वायर करेगा। जैसे इसने एग्जांपल दी थी जिराफ की, और उसने कहा था कि भाई जैसे जैसे जो जिराफ की ग्रासेस हैं, जो जिराफ खाता है ग्रासेस, ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं होगा, बेसिकली जिराफ जो प्लांट खा रहा है, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, तो जिराफ को जो है वो अपनी गर्दन ऊपर करके खाने की जो है वो जस्तजू हो गई। अब जाहिर सी बात है उसको ज़िंदा रहना था, तो उसने
गर्दन ऊपर करके खाना शुरू किया, आहिस्ता 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 उसकी गर्दन लंबी होती गई। दिस इज अ न्यू कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर एक्वायर हो, ये कैरेक्टर इनहेरिट हो गया, उसके बच्चों में भी आ गया, और आज जिराफ की जो नेक है वो काफ़ी लंबी है। तो लमार्क ये कहता था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी थ्योरी का नाम ही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन नॉर्मली ये डार्विन बता रहा था, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल में कह रहा है द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैव अ ट्री लाइक। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या है? टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब ये है कि नॉर्मली टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में वो दरख्त मिलते हैं जो अपने लीव्स जो है ना वो फॉल के टाइम पे अ, झाड़ देते हैं, और फिर विंटर में उनके ऊपर वो नॉर्मली डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। डॉर्मेंट स्टेज का मतलब ये है कि वो खुद को जो है वो कोई लीफ और कोई इस तरह की चीज़ शो नहीं करते। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, वो आती है मेपल, ओक, birches एंड बीचेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो मेपल दिया हुआ है, तो मेपल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, ये नॉर्मली आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड ये आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो पाइन नहीं हो सकता, पाइन इज़ बेसिकली कॉर्निफेरस, तो अगेन ये इनकरेक्ट हो गया। स्प्रूस, ठीक है, स्प्रूस की अगर मैं बात करता हूँ, ये अगेन कॉर्निफेरस है, ठीक है, और ये आपको नहीं मिलेगा। फिर की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर अगेन कॉर्निफर, ठीक है, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलेगा, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम क्या होता है? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, जितनी भी लिविंग कम्युनिटीज़ हैं वो, और ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो, दोनों को मिला के आप क्या बना लेते हो? एक बेसिकली इकोसिस्टम बना लेते हो। तो ऑप्शन ए में कह रहे ग्रुप ऑफ कंपोनेंट दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग स्पीशी इन वन प्लेस एट वन टाइम, किसी हद तक ये जो है वो पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। कह रहा बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बिल्कुल सही है, एंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है, विद विच द कम्युनिटी इंटरैक्ट। तो देखो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के साथ जब फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरैक्ट कर रहा होता है, दैट इज वेयर द इकोसिस्टम इज फॉर्म। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी में ग्रुप कह रहा है ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग केमिकल एंड देयर साइकिल्स, अगेन इनकरेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। सवाल में कह रहा है द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि आप वुड को तोड़ रहे हो और इससे एनर्जी बना रहे हो। जो इसकी मेजर साइट है ना, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, मेजर साइट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स है, और प्लास्टिड्स कई तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट की, तो ये ग्रीन पार्ट में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूँ तो ये आपको अदर देन ग्रीन पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करूँ, तो ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट विगमेंट नहीं होता, ये सिर्फ स्टोरेज करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो ये आपको नॉर्मली ट्रांसपेरेंट पार्ट या अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिलेगा। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं होता, तो नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे आके हमारे तमाम क्वेश्चंस डिटेल में एक एक करके हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।